गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। जीव विज्ञान कक्षा 12 की आज लेसन थ्री में मानव जनन में आज मैं आप लोग को बताऊंगी ऋतुस्राव या ऋतुस्राव प्रवस्था, यानी इसकी क्या प्रवस्था होती है, कौन सा स्टेज होता है। जैसे ऋतुस्राव या ऋतुस्राव प्रवस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से होता है। रुधिर यानी ब्लड यानी खून का जो स्राव यानी बहाव जो होता है, इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। यानी इसकी जो घटनाएं हैं कैसे होती हैं। फर्स्ट है प्रायः 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन होता है। यानी 1 से 5 दिन तक क्या होता है, जो ब्लड का बहाव है, मासिक चक्र है, वो होता है। नंबर सेकंड है स्राव में कुछ ऊतक द्रव श्लेष्म तथा गर्भाशय की दीवार का श्लेष्मिक स्तर अपखंडित गर्भाशय अंतः स्तर श्लेष्मा श्वेत रुधिराणु एवं अनिषेचित अंडाणु आर्तो चक्र में योनि से बाहर निकल जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, योनि से बाहर निकल जाते हैं। यानी जो रुधिर स्राव होता है उसमें ऊतक भी होता है, द्रव भी होता है और श्लेष्म तथा गर्भाशय की दीवार का श्लेष्मिक स्तर अपघटित गर्भाशय अंतर स्तर श्लेष्मा श्वेत रुधिराणु यानी श्वेत रुधिर भी होता है। अनिषेचित अंडाणु यानी जो निषेचित नहीं होते हैं अंडे, वो भी आर्तो चक्र में यानी योनि से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3 है इस समय 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर का स्राव होता है। यानी 50 से 150 मिलीमीटर लीटर रुधिर का स्राव होता है। नंबर 4 है अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि एवं उनका परिपक्वन होता है, इसलिए इसे फॉलिकुलर यानी प्रवस्था फॉलिकुलर स्टेज भी कहते हैं। यानी अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि, यानी जो अंडाशय होता है उसमें ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि एवं उनका परिपक्व यानी वो क्या हो जाते हैं और पौड़ हो जाते हैं, इसलिए इसे फॉलिकुलर प्रवस्था भी कहते हैं। देखो ये महामारी का चित्र है। यानी मानव स्त्री के आर्त चक्र यानी जो मासिक चक्र के दौरान इसके नियंत्रण हार्मोन तथा इसके साथ साथ अंडाशयों में होने वाली प्रयत्नों का चित्रीय निरूपण दिया गया कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ओरियन साइकिल यानी अंटरनल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्ट्रेनम फनेक्शन, स्ट्रेटम वेसिलेस और मेंस्ट्रुएशन यानी जब ऋतुस्राव होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन्स यानी प्रोडक्टिव फेस, एस्ट्रोजन जब मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव प्रवस्था स्टार्टिंग होती है तो क्या होता है, एस्ट्रोजेंस यानी एस्ट्रोजेंस आरंभ होते हैं। प्रोलाइफरेटिव फेस होता है। फिर क्या होता है, यानी क्रॉपस होमोग्रेशियम, यानी ये एक एक स्टेज है। अब सेकेंडरी फेज में क्या होता है, प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस, यानी क्या है वो यहाँ पर ये प्रोजेनेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजेंस प्राप्त होते हैं। और मेंस्ट्रुएशन यानी यहाँ से मेंस्ट्रुएशन फेस होता है और फिर यहाँ से स्टेज क्या होता है 9 से, यानी ये जो प्रेलिमिनरी फेस, पॉजिटिव वेलेटरी फेस और मेंस्ट्रुएशन, यानी जब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्रॉपस एबिकस ओल्यूशन क्रॉप्स हेमोरेशियम फॉलीसेल्स
जब पूरा एक वो ट्रॉफी तैयार हो जाता है फॉलिकुलर फेस FSH, यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, एंट्रियोपोलिटरी ग्लैंड, यानी ग्लैंड होता है हाइपोथैमस, हाइपोथैमस होता है। और ये क्या होता है, एंट्रियोर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसकी माध्यम से क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल और फिर प्राइमरी फॉलिकल्स और फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, यानी स्टेज बाई स्टेप आता है। और ओव्यूलेशन, यानी क्या करता है, ओव्यूलेशन 17 दिन में ओव्यूलेशन बनता है और फिर रजोस्राव या ऋतुस्राव होता है, मैचुरेशन। अतः अंतः स्तर या गर्भाशयी ग्रंथियों की वृद्धि होती है, यानी जो गर्भाशयी ग्रंथि होती हैं उनकी वृद्धि होती है। अब एंडोमेट्रियम 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम होता है वो क्या होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर मोटा हो जाता है। इस प्रावस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन में वृद्धि होती है, यानी जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, पेशियों में संकुचन में वृद्धि होती है। ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिन के अंदर गर्भाशय की दीवार का मरम्मत हो जाता है, यानी 9 दिन के बाद अंदर गर्भाशय की दीवार का मरम्मत हो जाता है। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन 14 दिन, यानी 14 दिन में होता है। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु देह गुहा से मुक्त हो जाता है, यानी जब फॉलिकल फॉलिकल जब फटता है तो क्या होता है, फॉलिकल का परिपक्वन एवं अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन HH के नियंत्रण में होता है। अंडोत्सर्जन या पूर्व आंतरों या टिम्बोस उत्सर्जन प्रावस्था प्री ओव्यूलेटरी ऑफ प्रेमेंस्ट्रुअल फेज या है। यह मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन की अवधि है, यानी ये क्या है, 6वें से 13वें दिन की अवधि है। देखो, ये 6वें से 13वें दिन के प्री फेस, यानी प्री फेस की अवस्था है। और इस प्रावस्था में अंडो उत्सर्जन के बाद फॉलिकल की कोशिकाएं वृद्धि करके पीले सुनहरे रंग का कार्पस लूटियम, यानी कार्पस लूटियम बनाती हैं, यानी कार्पस लूटियम बनाती हैं, ऐसा कार्पस लूटियम बनाती हैं। 6वें दिन ये पीस ग्रंथि के FSH हार्मोन के प्रभाव से लगभग 20 वृद्धिशील कोशिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है, इसलिए इसे कोशिकीय प्रावस्था फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस समय एस्ट्रोजन तथा इन्हिबिन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस लूटियम विकसित होकर एक श्वेत रंग का कार्पस एल्बिकैंस बनाता है। यह रुधिर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम कर देता है। पश्च अंडो उत्सर्गीय प्रावस्था पोस्ट ओव्यूलेशनरी फेज यह मासिक चक्र के 15वें से 28वें दिन की
अवधि है। इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के प्रभाव से फटी हुई ग्राफियन पुटिका में कापस ल्यूटियम बन जाता है। इसे ल्यूटियल फेस भी कहते हैं। इस प्रावस्था में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर उच्चतम सीमा पर होता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशयी एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। इसमें रुधिर का परिवहन अधिक तथा इसकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक चलती है। यानी ये प्रक्रिया जो है 1 सप्ताह तक चलती है। रजो दर्शन मेन मादा प्राइमेट्स अर्थात बंदर, कपी एवं मनुष्य में होने वाले प्रथम रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव को रजोदर्शन मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह यौन आरंभ पर शुरू होने वाली प्रक्रिया है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोफेज मादा में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल 45 से 50 तक वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज़ कहते हैं। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में आवर्त चक्र सामान्य जनन अवधि की सूचक है। रजोनिवृत्ति के पश्चात मादाओं में अंडाणु ओवम नहीं बनते। इसके विपरीत पुरुषों में शुक्राणु निर्माण 80 से 90 वर्ष की आयु तक होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन पुरुष के शुक्राणु मैथुन संभोग के समय गतिशील होने के कारण तैरते हुए स्त्री के गर्भाशय ग्रीवा में से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और यह से शुक्राणु अंडवाहिनी के संकर पथ स्टेमस एवं तुम्बिका एम्बुपुला के संधि स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसी समय अंडाशय से अंडाणु भी संधि स्थल पर पहुंचते हैं। अतः निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। नर गैमीट शुक्राणु एवं मादा गैमीट अंडाणु के संयुग्मन को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में संपूर्ण अंडाणु एवं नर युग्मक शुक्राणु का केंद्रक भाग लेता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित डिप्लॉयड हो जाती है। यानी जो शुक्राणु केंद्रक है वो क्या गुणसूत्र में क्रोमोसोम की संख्या में द्विगुणित डिप्लॉयड हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। निषेचन की प्रक्रिया में नर व मादा युग्मक समेकित होकर युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं। निषेचन के अंतर्गत निम्नवत प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर फर्स्ट है शुक्राणु की अंडाणु की ओर गति। यानी जो शुक्राणु है वो अंडाणु की ओर गति करती है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड एक्स यानी स्पर्म टूवर्ड ऑफ एक्स। अंडाणु की ओर शुक्राणु की गति के लिए विभिन्न कारकों की अहम भूमिका होती है। नंबर फर्स्ट है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अपक्रिया फर्टिलाइजिंग रिएक्शन रासायनिक कारक फर्टिलाइजिंग का स्राव निषेचन से पूर्व अंडाणु द्वारा होता है। ग्रांट 1978 के मतानुसार फर्टिलाइजिंग जीव द्रव कला एवं पीतक झिल्ली का अवयव है। शुक्राणुओं की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही स्थल रिसेप्टर साइट है। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अंतःक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का आश्लेषण एग्लूनेशन होता है। इसी के कारण शुक्राणु का आसंजन एड्रेंस अंडाणु पर होता है यानी अंडाणु पर होता है। नंबर सेकंड है रसायन अनुचलन।
केमिस्टिक्स जो अंडाणु से मोचित रासायनिक उद्दीपन के फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की ओर पहुंचते हैं होते हैं। नंबर सेकंड है शुक्राणु की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। अधिक सघन गाढ़े वीर्य में शुक्राणु प्रायः गतिहीन रहते हैं। शुक्राणु क्रिया के लिए Na+ सांद्रता एवं pH की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शुक्राणु कसाव की भांति होती गति करते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है वो कसाव की भांति कार्य करता है। कैपेसिटेशन, यानी कैपेसिटेशन क्या होता है, ये देखो ये स्पर्म का टेल है और ये फॉलिकल सेल है। ये क्या है, ये सेल है। लाइजिंग एंजाइम, यहाँ पर क्या पाया जाता है, लाइजिंग एंजाइम होता है। ये देखिए स्पर्म है, ये स्पर्म है और ये स्पर्म का टेल है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इसके अंतर्गत शुक्राणु की सतह पर स्थित एक्रोसोम के ऊपर से अतिरिक्त पदार्थ उतर जाता है। इसके एक्रोसोम पर ग्राही स्थल अनावृत हो जाते हैं, जो शुक्राणु को निषेचन के लिए अंडाणु से संकेत ग्रहण करने के लिए सजग कर देता है। नंबर 3 है एक्रोसोमल एंजाइम का मोचन, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम। एक्रोसोम में पहली अपक्रिया उस समय होती है जब शुक्राणु अंडाणु की सतह के संपर्क में आता है। यानी जो एक्रोसोम में पहली अपक्रिया वो उस समय होती है जब शुक्राणु अंडाणु की सतह के संपर्क में आ जाता है। यानी शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु के संपर्क में आ जाता है तो एक्रोसोम पुटिका, एक्रोसोम पुटिका फॉलिकल की झिल्ली भेद कर हाइलुरोनिडेज एंजाइम का मोचन स्राव करता है। यानी जब दोनों आपस में अंडाणु शुक्राणु की सतह के संपर्क में आता है तो क्या होता है, फॉलिकल की झिल्ली भेद हाइलुरोनिडेज एंजाइम का मोचन स्राव होता है, जिससे अंड आवरण का ध्रुवीकरण सरल होता है। परिणाम स्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर लेता है। अब देखते हैं क्या, देखो शुक्राणु कोरोना एडिएटा में से प्रवेश करता है। यानी शुक्राणु कोरोना एडिएटा में से प्रवेश करता है। एक्रोसोम क्रिया करके लाइजिंग हार्मोन को मुक्त करता है। शुक्राणु पेलुसिडा से प्रवेश कर उलेमा 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 तक पहुंचते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली समाहित फोर्स हो जाती है और शुक्राणु का पदार्थ अंडाणु में प्रवेश करता है। कर्टिकल प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त विकर जोना पेलुसिडा को कठोर बना देता है। निषेचन पूर्व शुक्राणु की क्रियाविधि। निषेचन झिल्ली का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। पीतक झिल्ली पृथक होकर चौड़ी और दृढ़ हो जाती है, इसे ही निषेचन झिल्ली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। जेली न्यूक्लियस, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये स्पर्म है और ये क्या है, स्पर्म का टेल है, सेंट्रियोल ये सेंट्रोल है। एक्रोसोम ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये यानी फर्स्ट पोलर बॉडी है। पेरिविटाइन स्पेस यानी स्पेस है। ओवम, ये क्या है, ओवम है। तो निषेचन प्रक्रिया के अंतर्गत शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश तथा पथ एवं मैथुन पथ की रूपरेखा का चित्रीय निरूपण। यानी जो निषेचन की प्रक्रिया है कैसे कैसे होता है, वेटिलाइन मेम्ब्रेन होता है, फिर स्पर्म टेल यानी ओवम से क्या होता है, होते हुए जाता है स्पर्म टेल और फिर
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर अटैच हो जाता है। और सेकंड पोलर, ये क्या है, सेकंड पोलर है। और प्रोन्यूक्लियस स्पर्म सेंट्रल, यानी ये क्या है, स्पर्म सेंट्रल है। प्रोन्यूक्लियस, ये प्रोन्यूक्लियस है। 4+ प्रोन्यूक्लियस, यानी यहाँ पर प्रोन्यूक्लियस आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट, और ये क्या है, जाइगोट न्यूक्लियस, यानी पेंट्रोल पैथ या पेंट्रोल पैथ। पोलर बॉडीज, यानी ये पोलर बॉडीज है। ग्रे ग्रेस्टोन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यानी ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का मेम्ब्रेन है। कैपुलेशन पाथ, यानी ये क्या है, कैपुलेशन पाथ है। निषेचन प्रक्रिया के अंतर्गत शुक्राणु के अंडाणुओं में प्रवेश पथ एवं मैथुन पथ की रूपरेखा का चित्रीय निरूपण। नंबर 5 है द्वितीय परिपक्व विभाजन, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। द्वितीय अंडक का संक्रियण शुक्राणु प्रवेश द्वारा होता है। यह परिपक्वन प्रक्रिया का पुनर्ग्रहण यानी रिज्यूमेशन करता है और द्वितीय परिपक्वन पूरा हो जाता है। अंडक अब पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। इसमें मादा प्राकेंद्रक होता है। द्वितीयक ध्रुव कोशिका का आकार छोटा हो जाता है, यानी कोशिका का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। नर प्राकेंद्रक का प्रवासन, माइग्रेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। संक्रिय ध्रुव के समीप से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। शुक्राणु का केवल शीर्ष व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश पाता है। पूंछ पीछे रह जाता है, यानी पूंछ क्या होता है, पीछे रह जाता है। पूंछ पीछे रह जाती है और कट कर पृथक हो जाता है। शुक्राणु केंद्रक मध्य भाग सहित अंडाणु के प्रवेश स्थल से प्रवेश करता है और समकोण पर घूमता है। इसी समय शुक्राणु का केंद्रक नर प्रकेंद्रक मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। अंडाणु का केंद्रक अब मादा प्रकेंद्रक फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। शुक्राणु की गति की दिशा को प्रवेश पथ यानी पेंट्रेशन पाथ कहते हैं। प्रवेश पथ की सीधी लाइन में मादा प्राकेंद्रक आ जाता है। इसी के साथ साथ नर प्राकेंद्रक थोड़ा सा अपने पथ से हटकर इसकी ओर आ जाता है। गति की इस दिशा को मैथुन पथ कॉपुलेशन पाथ कहते हैं। नंबर 7 उभय मिश्रण, एम्फियोमेक्सिस। दोनों प्राकेंद्रक नर व मादा समीप आकर परस्पर समेकित पृष्ठ हो जाते हैं। इसे उभय मिश्रण एम्फियोमेक्सिस कहते हैं। परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का द्विगुणित केंद्रक डिप्लॉयड इक्वल टू 2n बन जाता है। प्रायः एक अंडक में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है। जिस स्थान में यह प्रवेश करता है उसे प्रवेश बिंदु पॉइंट ऑफ एंट्रेंस कहते हैं। शुक्राणु की पुच्छ बाहर रह जाती है। अंडक उद्दीप्त होकर द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूरा करते हैं तथा एक छोटी ध्रुव कोशिका बनती है। अंड कोशिका के कोशिका द्रव में निषेचन पथ फर्टिलाइजेशन ट्रैक्ट स्पष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में अगुणित शुक्राणु केंद्रक तथा अगुणित अंडाणु केंद्रक का समेकन फ्यूजन हो जाता है। शुक्राणु प्रायः अंडाणु के भीतर प्राणी गोलार्ध एनिमल पोल की ओर से प्रवेश करता है। निषेचन के पश्चात बनने वाली रचना युग्मनज जाइगोट कहलाती है। विदलन या विघटन, क्लेवेज और सेगमेंटेशन। निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। युग्मनज में तीव्र गति से होने वाली समसूत्री विभाजनों मिटोटिक
सेल डिवीजन को विदलन, क्लेवेज या विखंडन, सेगमेंटेशन कहते हैं। समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। हर विदलन के बाद इनका आकार छोटा होता जाता है, क्योंकि युग्मनज विदलन के समय आकार में नहीं बढ़ता है। मनुष्य में विदलन की पूरी क्रिया अंडवाहिनी में होती है। विदलन के समय 4 बार समसूत्री विभाजन होने के बाद जब भ्रूण 16 ब्लास्टोमियर्स कोशिकाओं का हो जाता है, तब यह अवस्था मोरूला कहलाती है। मोरूला विदलन के द्वारा युग्मनज की कोशिका द्रव ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। ब्लास्टोमियर्स में दैहिक कोशिकाओं के समान केंद्रक व कोशिका द्रव का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है। मोरूला 16 कोशिकाओं की बनी ठोस रचना है। विदलन अवस्था में यह भ्रूण के चारों ओर जोना पेलुसिडा का स्तर लगा रहता है। ब्लास्टोमियर्स के कोशिका द्रव में वृद्धि नहीं होती है, परंतु आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि होती है। निषेचन के 3-4 दिन बाद इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। मोरूला की भीतरी कोशिका सहित इनर सेल मास से भ्रूण के विभिन्न अंग तथा बाहरी कोशिका सहित आउटर सेल मास से ट्रोफोब्लास्ट बनता है, जो ओवल या प्लेसेंटा का विकास करता है। मोरूला निषेचन के 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचता है। ब्लास्टूला भवन। मोरूला निषेचन के 4 से 6 दिन पश्चात फैलोपियन नलिका से होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय में मोरूला गर्भाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस से डूबा रहता है। 3 दिन तक पोषक तत्वों का अवशोषण कर समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। 4 से 5 दिन बाद मोरूला में अंदर की ओर एक गुहा बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और यह अवस्था ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। इसमें बाहरी कोशिका सहित आउटर सेल मास पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट तथा भीतरी कोशिका सहित इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट द्वारा चपटी कोशिकाओं के बने भ्रूण की सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है, पर भ्रूण के निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील वह स्थान है जहां आदि पूर्वजों के भ्रूण में पीतक के रूप में भोजन संचित रहता था। ब्लास्टोसील में अधिक द्रव एकत्र हो जाने पर इसके आकार में भी वृद्धि हो जाती है। भ्रूणीय परिवर्धन की प्रवस्थाएं, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की क्या प्रवस्थाएं होती हैं। फेस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन निम्न प्रवस्थाओं के होने पर पूर्ण होता है। नंबर फर्स्ट है युग्म जनन, गैमेटोजेनेसिस। यह 2 प्रकार का होता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। वृषण में शुक्राणुओं स्पर्म का निर्माण। नंबर 3 है अंड जनन, ओजेनेसिस। अंडाशय में अंडाणु ओवम का निर्माण। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु का संयुग्मन। विदलन, क्लेवेज। युग्मनज जाइगोट का बार बार विभाजित होना। नंबर 4 मोरूला का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, समान ब्लास्टोमेयर से बनी एक ठोस गेंद के समान रचना। ब्लास्टूला का बनना। नंबर 5 है ब्लास्टूला का बनना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला, ब्लास्टोसील का निर्माण, यानी ब्लास्टोसील का निर्माण। गैस्ट्रुलेशन 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण एवं इनका भविष्य। नंबर 7 है अंग जनन, ऑर्गेनेजेनेसिस। जीव के विभिन्न अंगों का निर्माण, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की प्रवस्थाएं क्या क्या होती है।
अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन। निषेचन के 7 से 8 दिन बाद ब्लास्टोसील के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने का रोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसके बाहर का जोना पेलुसिडा आवरण धीरे धीरे पतला होकर विलुप्त हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं गर्भाशय की दीवार के सीधे संपर्क में आ जाती है तथा ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम का स्राव करती हैं, जो गर्भाशय के अंत स्तर एंडोमेट्रियम को नष्ट करके उसका भक्षण करता है। अब भ्रूण पूरी तरह अंत स्तर में धंस जाता है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर अंगुली के समान रसाकुर विली बनाती हैं। रसाकुर की कोशिकाएं विभाजित होकर बहुकेंद्रकीय या सिंसाइशियल हो जाती हैं तथा सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट का रोपण करती हैं। ये गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थों का अवशोषण करके भ्रूण तक पहुँचाने तथा जरायु यानी कोरियन निर्माण तक भ्रूण इसी के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। पोषण कोर की रसाकुरों के साथ बनी जरायु की कोशिकाएं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG का स्राव करती हैं, जो गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG का स्राव करती है। ये गर्भाशय क्या है? गर्भाशय की दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट के रोपण का चित्रीय निरूपण। निषेचन के 6 दिन बाद यानी निषेचन के 6 दिन के बाद ब्लास्टोकाइस्ट कैविटी यानी ये क्या है? कैविटी है, तरल पदार्थ है और इनर सेल मास एम्ब्रॉय ब्लास्टोकाइट्स है। ये ब्लास्टोकाइट्स है। ट्रोफोब्लास्ट एल्ट्राइन कैविटी यानी इसमें क्या है? ट्रोफोब्लास्ट एल्ट्राइन कैविटी है। कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये अल्ट्राइन एपिथेलियम यानी ये क्या है? अल्ट्राइन एपिथेलियम है। इंडोमेट्रेशन ऑफ यूट्रस निषेचन के यानी ये निषेचन के 6 दिन का बाद का है। गर्भाशय की दीवार ब्लास्टोसिस्ट के रोपण का है चित्रीय निरूपण। और ये 7 दिन के बाद का है। तो ब्लास्टोकाइट्स यानी कैविटी क्या होती है? यहाँ ब्लास्टोकाइट्स कैविटी होती है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट यानी ये साइटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट यानी ये क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी यानी इसमें क्या पाया जाता है? एमनियोटिक कैविटी। एपिडब्लास्ट यानी एपिड ये क्या है? एपिडब्लास्ट है। अमोनियम यानी ये क्या है? इसमें अमोनियम है। हाइपोब्लास्ट ये क्या है? ये जो सबसे साइड में ये हाइपोब्लास्ट है। ये ट्रोफोब्लास्ट एंट्राइन कैविटी है। यानी ये निषेचन के 7 दिन के बाद की गर्भाशय की दीवार है। गर्भाशय में HCG पीयूष ग्रंथि के LH हार्मोन का स्राव का कार्य करती है। यह कार्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन के आवश्यक मात्रा में स्राव को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन मासिक स्राव को रोकता है। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है वो मासिक स्राव को रोकता है। गर्भाशय के 16वें सप्ताह से यानी प्लेसेंटा आवश्यक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करने लगता है। यानी आवश्यक मात्रा में क्या करता है? स्राव करने लगता है। कार्पस लूटियम की
आवश्यकता नहीं रहती है और यह लुप्त हो जाता है। रोपर के साथ ही पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होकर या अन्य हार्मोन द्वारा दुग्ध ग्रंथियों या बच्चे में वृद्धि होती है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और फिर मैं बाद में आप लोग को पढ़ाऊंगी। ओके बाय, आप लोग अच्छे से पढ़िए।